बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं, एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इसमें 24th और 25th ये दो दो 2 डेज़ हैं नवंबर के, इनके एडिटोरियल्स का हम लोग इसके अंदर एनालिसिस करें। ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इसके अंदर ये एडिटोरियल्स होते हैं 3 डेली, और हम लोगों ने 2 दिनों के करने हैं तो ये 6 टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका हम एनालिसिस करेंगे। इसी तरीके से आपका जो दूसरा सेक्शन है वो है ओपिनियंस का सेक्शन, जिसके अंदर 4 ओपिनियंस होते हैं जिनको डेली जो है इनका लेक्चर जो है वो डिलीवर किया जाता है। जिस तरीके से जो आज का लेक्चर था वो भी डिलीवर किया जा चुका है, और इसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। दिसंबर का नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू किया जाएगा और नवंबर की कंटिन्यू है। बाकी दीज आर द पैकेजेस जिसके अंदर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है। ठीक है, पहले मैं एडिटोरियल्स का हल्का सा बता देता हूँ कि ये सारे हमारे पास मौजूद हैं रिकॉर्डेड। IPRI जर्नल के वीडियो लेक्चर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के वीडियो लेक्चर्स हैं, इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू है, और मॉक टेस्ट जो हैं 2026 वाले जो बच्चे हैं CSS का, उनका मॉक टेस्ट जो है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट है। उसे भी आप ज्वाइन कर सकेंगे। इन जगह पर आपकी हेल्प करेगा, और डेली जो है इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर किया जाता है। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी फर्स्ट आपका ओपिनियन है वेब ऑफ डार्कनेस। ठीक है, वेब ऑफ डार्कनेस के अंदर राइटर क्या लिखता है? वुमेन्स के राइट्स की बात करता है। कहता है वायलेंस जो हो रही है वुमेन्स के अगेंस्ट, उसकी बात करूंगा मैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पर ऑनलाइन जो ऑनलाइन वुमेन्स के राइट्स की वायलेशंस की जा रही है, किस तरीके से कि ऑनलाइन जो है उनको ब्लैकमेल करके, उनका जो डाटा जो है उसको चोरी करके, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके तो उनके राइट्स की वायलेशंस की जाती हैं। बाकी जो है बेटा 25 नवंबर जो है इसके हवाले से ये लिखा गया है, ये डे है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये इंटरनेशनल डे वुमेन डे नहीं है, ये वुमेन डे आई थिंक सो 8 मार्च है। आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं वुमेन डे। ठीक हो गया। और ये वाला जो है ये है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर। तो इसी हवाले से फिर उन्होंने ये वाला आपका एडिटोरियल जो है वो लिखा है। ठीक है, तो इसमें लिखेगा राइटर क्या? इसमें राइटर यही लिखेगा कि वुमेन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है वो सारे डिस्कस करेगा, और ख़ास तौर पर ऑनलाइन वाली। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं इसको। तो राइटर कहता है ये जो इंटरनेशनल डे ऊपर मैंने बताया है ये वाला, इसका जो थीम है इस साल का वो क्या है 2025 का? यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। टेक टेक से मुराद यहाँ पर टेक्नोलॉजी, फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस राइजिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। अब ये डाटा है बेटा, इसको आपने याद नहीं करना, क्योंकि इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद कर भी नहीं सकते। बस आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेन जो है पिछले साल हुई थी, और थाउजेंड्स ऑफ हरासमेंट के केसेस जो है, साइबर हरासमेंट की जो है केसेस हमारे सामने आई हैं, और पिछले महीने ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। इतनी वुमेन्स इतने मैन ने रिपोर्टेड किए हैं, औरतों की तादाद ज़्यादा है। अब्यूज़ क्या है? नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इमेज बेस्ड ब्लैकमेल, रेपिट्यूशनल हार्म। अब ये चीज़ें क्या हैं? केसेस जो दर्ज किए गए हैं उन केसेस के अंदर यही कहा गया है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो क्या की गई है, मेरी जो पिक्चर्स हैं या मेरी जो वीडियोस हैं उनको शेयर किया गया है। अब यहाँ पर नॉन कंसेंशुअल मतलब कि अगले बंदे की रजामंदी के बगैर, इंटीमेट, इंटीमेट होता है जो आपके बहुत क्लोज होता है, और ज़्यादातर क्लोज कौन होता है? शादी से पहले जो है वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये ज़्यादातर क्लोज होते हैं। या वैसे फ्रेंड्स जो होती हैं,
फीमेल्स आपस में भी फ्रेंड्स होती हैं, वो एक दूसरे के क्लोज़ होती हैं। तो जब वो एक दूसरे से नाराज़ होते हैं या ड्यू टू सम रीज़न उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, तो वो एक दूसरे की वीडियोस और एक दूसरे की पिक्चर्स को लीक कर देते हैं या शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये गलत है कि अगर आप एक पिक्चर के अंदर आप खुद नहीं हैं और उस पिक्चर को आप शेयर कर रहे हैं दूसरों की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, तो इससे बेसिकली कहते हैं नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस। और इमेज बेस्ड ब्लैकमेल यानी कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मैंने बात की, तो ये आपस जो है एक दूसरे के साथ पिक्चर्स ले लेते हैं, तो बाद में जो है अगर इनकी आपस में ड्यू टू सम रीज़न जो है ब्रेकअप हो जाता है, तो लड़का जो है वो उन इमेजेस को लेकर लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उससे या तो वो पैसों का तकाजा करता है या फिर उससे कोई गलत ताल्लुकात जोड़ने का तकाजा करता है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, वो औरतों के राइट्स की वायलेशंस होती है। ग्लोबली 85% जो वुमेन हैं ऑनलाइन हरासमेंट का उनको सामना है। सो डैट इज़ द रीज़न एआई का दौर है, कम से कम पिक्चर्स जो अपनी पर्सनल हैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, बल्कि करनी ही नहीं चाहिए। डैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आगे वो कहता है, ये आपको ना कुछ डाटा देता है, तो ये डाटा बेटा आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर था। आपने जो चीज़ें याद करनी है वो जब आएंगी मैं आपको बता दूंगा। बस आप ये आपके जहन में इतना होना चाहिए कि जो वायलेशन ऑफ वुमन राइट्स है वो सिर्फ ये नहीं है कि औरतों को थप्पड़ मार देना, ठीक है, या उनको कुछ बोल देना, जिस तरह से हम आम जो वायलेशंस देखते हैं। अब वायलेशंस की जो शक्लें हैं वो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। जिस तरीके से पहले वक्त के अंदर कॉलोनियलिज्म था, एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करता था और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता था, उनकी फोर्सेस कब्जा कर लेती थी। लेकिन अब आपने अगर किसी मुल्क को कंट्रोल करना है तो आपको वहाँ पर ना तो अटैक करने की ज़रूरत है ना कब्जा करने की ज़रूरत है। अब इस तरह के लाज और रूल्स बनाए जाते हैं कि अगले मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया जाता है, उसको अपने शिकंजे में डाल लिया जाता है और वो आपका गुलाम बन जाता है। तो जैसे IMF है तो पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है, यही है। तो इन द सेम फैशन जो है यहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं कि जो राइट्स की वायलेशंस हैं उनकी शक्लें बदलती जा रही हैं। तो साइबर क्राइम के अंदर जो है इस तरीके से दूसरों के इमेजेस को लेकर, वीडियोस को लेकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह 85% जो वुमेन्स हैं वो एक्सपीरियंस कर रही हैं ऑनलाइन हरासमेंट का। ऑनलाइन और ऑफलाइन अब्यूज़ जो है उससे क्या होता है, उससे औरतें जो हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाती, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देती हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती, ठीक है। एक तो उनका इमेज जो है फिर ख़राब हो जाता है, तो वैसे ही घर से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। करंट गैप्स क्या हैं, गैप्स क्या हैं कि क्यों इस तरह से हो रहा है, वीक इन्फॉर्मेंट्स हो रही है। जो लाज बनाए गए हैं, ज़ाहिर है साइबर को लेकर भी लाज बनाए गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी लाज बनाए गए हैं, लेकिन इन लाज को अप्लाई नहीं किया जाता। इन्फोर्समेंट जो है इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कैसे करना है। कोई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, तो आप उसको अपने सारे मोबाइल की एक्सेस दे देते हैं विदाउट उस एप्लीकेशन के बारे में कुछ जाने। तो ये आपको डिजिटल लिटरेसी रेट, यानी कि डिजिटल लिटरेसी नहीं है लोगों के पास। जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि औरतों और मर्दों के दरमियान जो राइट्स का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। डिजिटल जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि औरतें जो हैं वो कम, उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया है या पता है, आप ये कह सकते हैं। लिमिटेड कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इस तरह का क्राइम करता है तो उसके बाद उसको सज़ा भी बहुत कम दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों का हौसला बढ़ता है और वो दोबारा से इस तरह की वायलेशंस करते हैं। इन सब के अंदर जो है ना, इन सब के अंदर बेटा आपने जो याद रख, एक तो अवेयरनेस वाला पॉइंट, अवेयरनेस का वर्ड आपने लिख के रख लें, और एक इन्फोर्समेंट वाला। ये दो वर्ड्स बेटा ऐसे हैं कि ये जर्नल हैं। कोई भी इशू है ना, कोई भी इशू है, उसको लेकर आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि जनाब इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने लॉज तो बनाए हैं लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है, यानी कि लॉज को अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये आप एक जर्नल लिख सकते हैं। कोई भी इशू हो, चाइल्ड लेबर की बात कर लें, वुमेन राइट्स की बात कर लें, या फिर ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, कुछ भी बात कर लें। फिर दूसरा अवेयरनेस के बारे में कि कोई भी इशू है, डेमोक्रेसी है, इकोनॉमी है, हेल्थ है, करप्शन है, एजुकेशन है, वट एवर कोई भी है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि लोगों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है, लोगों के अवेयरनेस ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है वो मिस यूज़ करती है अपनी पावर्स का।
तो ये आप बेटा लिख सकते हैं। फिर कन्विक्शन रेट की आप बात कर सकते हैं, जैसे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सज़ा ही नहीं मिलती लोगों को, वुमन राइट्स के ऊपर सज़ा नहीं मिलती, लेबर राइट्स की वायलेशन के ऊपर सज़ा नहीं मिलती, करप्शन के ऊपर सज़ा नहीं मिलती, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये बहुत थोड़ी कन्विक्शन रेट है, क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम बड़ा कमज़ोर है। तो ये जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों का हौसला बढ़ता है, वो दोबारा से आकर, जैसे एक बंदे ने रेप किया, कोर्ट में गया, उसको सजा ही नहीं हुई, तो वो दोबारा आकर 2 का रेप करेगा। तो ये क्या है कि ये बेटा जनरल पॉइंट्स हैं जो आपने अपने निकाल के बिल्कुल फ्रेश जहन के साथ अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं, और इनको आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर इन्हीं अल्फाज को घुमाना है और लिखना है, और आपके सामने एक इतना डाटा हो जाएगा कि आप जितना मर्जी लिखे ख़त्म नहीं होगा। एसेंशियल सेफगार्ड्स क्या है कि क्लियर, यानी कि करना क्या है बेसिकली, कैसे हम लोग इन रोक सकते हैं, बचा सकते हैं औरतों को। लेजिस्लेशन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि आप क्लियर लाज बनाएं और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, जेंडर सेंसिटिव लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो लॉज को इन्फोर्स करवाएंगी, वो जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए। मतलब क्या है इसमें, जेंडर सेंसिटिव बेसिकली यही होता है कि जैसे औरतें अगर आती हैं तो उनके लिए वहाँ पर औरतें मौजूद हों, या उनको वहाँ पर अगर औरतें आती हैं को केस रजिस्टर करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल पुलिस के पास ही चली जाती हैं, तो वहाँ पर उनकी बात को सुना जाए। ठीक है ना। तो जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए आपकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। और इसके बाद डाटा प्रोटेक्शन उसको बेहतर किया जाए, डिजिटल राइट्स की अवेयरनेस लोगों को दी जाए, और सेफ डिजिटल स्पेसेस बनाई जाए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे मेन बात जो है, कंसेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। इसमें क्या है कि देखें, एक गर्ल है, एक बॉय, बॉय देखता है गर्ल को, वो उसे पसंद आ जाती है, कहता जी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो रिजेक्ट कर देती, कहती है नहीं मैं नहीं। फिर क्या होता है, फिर अगर तो ये अच्छा है, अच्छे फैमिली का है, तो ये खामोश हो जाए, डिस्टर्ब नहीं कर। और अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर क्या करेगा, एसिड थ्रोइंग केसेस आएंगे हमारे सामने। ठीक है। लड़की को मर्डर भी कर सकता है, उसका रेप भी कर सकता है, या जो जितनी उसकी औकात है उसके मुताबिक वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी। कंसेंट जो है वो उसको फॉलो करना चाहिए। बहरहाल इसके अंदर राइटर आपके सामने एक्सप्लेन करता है वुमेन राइट्स की वायलेशंस को, कि किस तरीके से वो वायलेशंस हो रही हैं। ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका अगर आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनको आपके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। तो इसको भी आप अपने डाटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टो रेड फ्लैग्स। इसके अंदर राइटर क्या लिखता है, इसके अंदर लिखता है पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो जो है उसका कुछ ऐसा गेम चला है। ठीक है। कि पाकिस्तान को अब फिक्र पड़ी हुई है कि कहीं FATF पकड़ ही ना ले। अब ये क्या चीज़ है, क्रिप्टो और FATF का लिंक हम यहाँ पर जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रिप्टो आपको पता है बेटा, क्रिप्टो करेंसी। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान से तकरीबन $600 मिलियन जो हैं वो रिजर्व्स में से निकल गए हैं। ठीक है। इसके ऊपर जो है ये $600 मिलियन जो पाकिस्तान से गया है, अब ये गया किधर है, इसका रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो डॉलर्स हैं, ये लोगों ने इस तरह किया है कि डॉलर्स जो है उसमें अपनी करेंसी कन्वर्ट करवाई है, और फिर डॉलर्स से उन्होंने क्रिप्टो जो है उसकी परचेजिंग की है, और उसके बाद क्रिप्टो टू क्रिप्टो वो चला गया है आगे। अब इसको समझाने से पहले क्रिप्टो को थोड़ा सा समझ। क्रिप्टो जो है वो ज़्यादातर जो आपकी कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, वहाँ पर जो है इसको लीगल नहीं करार दिया गया, यानी कि इसको एज ए लीगल करेंसी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने रिसेंटली इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। ट्रंप जो है वो पावर में जब आया है तो उसके बाद से फिर पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, ट्रंप जब आया पावर। तो ट्रंप की पूरी फैमिली जो है क्रिप्टो के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो पाकिस्तान इसीलिए जो है लास्ट टाइम जो है डाटा सेंटर बनाने के लिए भी ऑफ़र किया, पाकिस्तान सस्ती एनर्जी जो है वो देगा। ठीक है।
और इसके साथ साथ क्रिप्टो के ऊपर भी पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया कि इसको रेगुलराइज करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले पहले ये सारा कुछ हो गया है। अब इसको क्वेश्चन ये है कि इसको लीगल करार क्यों नहीं दिया जा रहा। उसकी सिर्फ एक रीज़न है, ये जो क्रिप्टो है ना, ये जिस तरीके से आप, एक तो इंटरनेट है ना, एक है डार्क नेट, यानी कि इसको आप समझ लें कि आप इसको परस्यू नहीं कर सकते, आप इसको फॉलो नहीं कर पाते कि किसके अकाउंट में गई। ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से फिर इसको लीगल करार नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब इसके ऊपर वर्किंग होना शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले कि ये वर्किंग होती तो पाकिस्तान को $600 मिलियन जो हैं उसका धचका लग गया। अब होता वही बात है कि पाकिस्तान अब लिखता क्या है, राइटर कहता है कि थर्ड ग्लोबली जो है क्रिप्टो अडॉप्शन पाकिस्तान ने किया 2025 जो है, चेन एनालिसिस ने कहा, ठीक है ना। अब इस पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर यूजर्स स्मॉल हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। $20 बिलियन तक की जो क्रिप्टो करेंसीज है वो पाकिस्तानियों के पास है, और लेकिन ये लोकल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ट्रेड करते हैं। अब ये है पूरे एडिटोरियल के अंदर एक पॉइंट, नो नाउन योर कस्टमर, कि आपने एक बंदे को क्रिप्टो दिया और उससे कुछ परचेज किया या कुछ लिया, ठीक है, या डॉलर्स दिए और क्रिप्टो लिया, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा कौन सा है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस अक्रॉस बॉर्डर्स, यहाँ से डॉलर गया और वहाँ से क्रिप्टो आया। अब ये किधर से आया, ये किधर गया, नो वन नो, ठीक है। तो ये जो है ना KYC, नो नाउन योर कस्टमर्स, ये है परेशानी की बात, ठीक है ना। तो इसमें कोई ओवरसाइट नहीं रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, 600 मिलियन जो है पाकिस्तान से मूव कर गया, ठीक है ना। तो अब जब ये मूव कर गया तो तन फाटा जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब ये जो है हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर जो है अब इसको नज़र रखनी पड़े। अब ये करती क्या है, FATF को भी समझना पड़ेगा। FATF बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करती है, कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसके ऊपर और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर ये क्या करती है, नज़र रखती है, चेक एंड बैलेंस रखती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले मैं समझा दूंगा ना जब आपको, तो देन आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो पाकिस्तान को मॉनिटर करेगी, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पर आपने भी एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है कि इसके मेंबर्स कितने हैं। यहाँ पर तो 37 लिखा हुआ है, लेकिन आपने अब रिप्लाई देना है कि कितने हैं, क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं। कितने हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। तो बहरहाल ये 1987 में बनी, 89 में बनी, ग्रुप 7 ने इसको बनाया, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए, ठीक है ना। इसमें एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में ये होता है कि वार्निंग जिसको दी जाती है उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, और जिसको पक्का ही बैन कर दिया जाए, कि जिसको हम लोग कहते हैं ना, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएं, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और म्यांमार है, ये ब्लैक लिस्ट में है। अगर FATF आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देती है तो आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ट्रेड है वो नहीं कर पाते, आपको IMF जो है वो कर्जा नहीं देता, और बाकी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी उन्होंने देखे 39 है, वहाँ पर 37 है, तो एग्जैक्ट क्या कितना नंबर है ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बताने वाली बात है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से यही थी कि इसके दो काम हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग यही होती है कि आप ब्लैक मनी जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं और वहाँ से उसको वाइट कर लें। टेरर फाइनेंसिंग क्या है कि एक फॉर एग्जांपल इंडिया से पाकिस्तान में पैसा आया है किसी के पास, और वो उसको पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक करने में इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो पैसा जिसके अकाउंट में आया है, तो पाकिस्तान उसको पूछ सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया, किसने भेजा। तो टेरर फाइनेंसिंग के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहे पाकिस्तान वो पैसा, तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्रिप्टो में क्या हो रहा है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से डॉलर किधर चला गया, और हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान से वो इंडिया के पास चला जाए, इंडिया से वो टेररिज्म के पास चला जाए, टेररिस्ट के पास चला जाए। तो ये है मेन प्रॉब्लम विद दैट थिंग, कि जब जो जिसके लिए ये FATF काम करती है,
इसी चीज़ को रिजेक्ट करता है क्रिप्टो का जो क्रिप्टो है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर आपको पता ही नहीं होता कि ट्रांजैक्शंस जो है वो किसके साथ हो रही हैं और किधर जा रही हैं और किधर से आ रही हैं। ठीक है, क्यों पता नहीं है? उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न सिंपल सी है कि आप पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी सिस्टम है ना वो अभी स्लो है। इसको पाकिस्तान ने अभी बेहतर करना है। बहरहाल FATF के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर कलेक्शन होती है इन्फॉर्मेशन की कि कहाँ से पैसे किसके पास गए, क्यों गए। लाइसेंसिंग होती है, सुपरविजन होती है, ठीक है ना, कि जिस चैनल के थ्रू गए। देखिए, एक मैं हूँ, मैं किसी को पैसे देता हूँ, मैं सेंडिंग हूँ, अगला बंदा बेनिफिशरी है, वो लेने वाला है, लेकिन किस चैनल के थ्रू मैंने पैसे भेजे, HBL के बैंक के थ्रू भेजे, किस चैनल के थ्रू भेजे, जो तीनों चीज़ें क्लियर होती हैं। क्रिप्टो में चैनल तो क्रिप्टो का होता है, लेकिन किसने भेजे, किसको भेजे, ये चीज़ें जो हैं इसकी इन्फॉर्मेशन जो नहीं होती, और अभी पाकिस्तान के पास इन्फॉर्मेशन नहीं रही, तो जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान का जो $600 मिलियन था वो गायब हो गया। ठीक है ना। अब क्या कहता है ग्राउंड रियलिटी, ये है कि आपको क्रिप्टो एक्टिविटी के ऊपर जो है हाई ग्रास रूट क्रिप्टो एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो अब आपको अनलाइसेंस्ड जो प्लेटफार्म्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए फाइनेंशियल जो फ्लोज़ हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी यानी कि रेगुलेट करना जो है वो एक मेन चीज़ है। आपको वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, फिर ही जो है क्रिप्टो अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। अदरवाइज़ जो है फिर वो पाकिस्तान को क्या होगा, इस तरीके से नुकसान होगा, और FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रे लिस्ट का, FATF का और इसका क्रिप्टो का आपस में लिंक बनता है। नेक्स्ट है हार्शर मूनसून। अब इसके अंदर क्या है कि मूनसून के नाम से ही आपको पता चल गया होगा। अब राइटर यहाँ पर ये बताता है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक अलर्ट जारी किया है, और उसने ये कहा है कि जो नेक्स्ट ईयर का मूनसून है उसका अलर्ट दे दिया है कि नेक्स्ट ईयर जो है तकरीबन 22 to 26% ज़्यादा बारिशें होंगी पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब है कि उसने पाकिस्तान को 8-9 महीने पहले ही पाकिस्तान के जो अदारे हैं या पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको अलर्ट कर दिया है कि अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो तैयारियां अभी से कर लें, नेक्स्ट मंथ फिर बारिशों का है और ज़्यादा बारिशों का। इसी के ऊपर राइटर लिखता है कि मूनसून अलर्ट जो है नेक्स्ट ईयर आया है कि 20 to 26% जो है नॉर्मल रेलफाल से ज़्यादा बारिशें होंगी। अब इसमें क्या है कि कहता है 2022 में क्या हुआ कि ग्लेशियर्स मेल्ट हुए और मानसून जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ गया। 2024 के अंदर भी मानसून के अंदर ऐसे ही हुआ, पाकिस्तान में सैलाब आ गया। 3.1 मिलियन के करीब लोग जो फ्लड्स की वजह से उनको रीलोकेट किया गया। लेकिन इन वार्निंग उसने दी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ये जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम जो रिवर्स हैं उनका रास्ता साफ़ नहीं करते, जो हमारे नदी नाले हैं, जो ड्रेनेज के सिस्टम हैं उनको साफ़ सुथरा नहीं करते, एवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाते कि अगर फ्लड्स आते हैं तो क्या करना है, टूरिज़्म रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, यानी कि हमें टूरिज़्म के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी चाहिए, बट कैन नॉट रिप्लेस रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना। लेकिन टूरिज़्म जो है यानी कि उन इलाकों का टूरिज़्म उन दिनों के अंदर आप लोग उसको बंद कर दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि शॉर्ट टर्म प्लान जो है वो बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो है कहता है प्लान बनाने का मसला नहीं है, इन्फोर्समेंट जो है वो कोलैप्स कर चुकी है। वही बात जो मैंने अभी कहा कि प्लान्स तो बड़े बनाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। बहरहाल नेशनल वाटर काउंसिल ने क्या कहा है कि हम लैंड के यूज़ को कंट्रोल करेंगे, रिवर का जो है एम्बार्कमेंट मैनेजमेंट करेंगे, वाटर की गवर्नेंस रिफॉर्म्स करेंगे, और रिसोर्स की एलोकेशन के ऊपर हम लोग भी काम करेंगे। इमीडिएट एक्शन क्या क्या लेने चाहिए, आप लोग एम्बैंकमेंट को मजबूत, यानी कि क्या है यार, ये दरिया है ना, इसके जो किनारे हैं इनको मजबूत एक तो करो, फिर दरियाओं के रास्ते के अंदर जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करो। ठीक है, सबसे जो मेन दरियाओं को उनका रास्ता दो बस। उसके बाद प्री पोजीशन रिलीफ कैंप सप्लाईज जो हैं उनका आप इंतज़ाम करके रखो। लोकल डिज़ास्टर्स कमेटीज़ बनाई जाएँ, ड्रेनेज का जो फिक्स जो है उनको फिक्स किया जाए, अर्बन सेंटर की जो ड्रेनेज हैं, और अनप्लान कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। तो फिर ही ये जो अर्ली वार्निंग है हमें बेनिफिट्स दे सकती है, अदरवाइज़ हम इससे कोई बेनिफिट्स हासिल नहीं कर सकते। तो बहरहाल फ्लड्स आते हैं तो उसके लिए बस यही है कि आप लोग दरियाओं का रास्ता जो है उसको रास्ता दें, जंगलात ना काटें, ठीक है, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर करके रखें, और रिलीफ का जो है प्लान बना कर रखें।
पेंडिंग जस्टिस के अंदर जो राइटर लिखता है, कहता है पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है इसमें लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और यहाँ पर वो प्रोसिक्यूटर जो है, जो आपके वकील हजरात हैं, उनकी बात करता है कि ये बड़ा नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर्स क्या करते हैं, अतर मिनल्ला साहब ने अभी जो है एक डबल मर्डर का केस था, उसके ऊपर फैसला सुनाया, और उसके अंदर उन्होंने बातें की कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो लोअर कोर्ट है ना, उसकी इनएफिशिएंसीज़ की वजह से और वहाँ पर रिफॉर्म्स ना होने की वजह से ये कोड चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग हैं। जस्टिस जो है वो बड़ा स्लो हो जाता है, और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो कि केसेस को सही तरीके से लड़ते नहीं हैं, सही तरीके से फॉलो अप नहीं करते। तो वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से क्या होता है, कई जो गिल्टी लोग हैं, जो जिन्होंने गुनाह किया होता है, उनको सज़ा नहीं मिलती। कन्विक्शन रेट बहुत थोड़ा होने की वजह से लोगों का ट्रस्ट ही नहीं रहा किसके ऊपर, पब्लिक का ट्रस्ट ही नहीं है आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये डिस्करेज करता है इन चीज़ों को। बहरहाल काम क्या 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 वजूहत हैं जिसकी वजह से जस्टिस सिस्टम ख़राब है? करप्शन है पुलिस के अंदर, जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन की प्रैक्टिसेस आउटडेटेड हैं। तो ये मेन वजूहत हैं। ठीक है, उसके बाद रिफॉर्म्स आप क्या क्या कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन को थोड़ी सी आज़ादी दें, नेशनल डाटा बैंक बनाएं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें, मॉडर्न फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स बनाएं, और बेटर इंसेंटिव्स दें प्रोसिक्यूटर को, जो वकील हैं उनको। तो उससे क्या होगा कि वो दिल जमी के साथ काम करेंगे और लोगों को जस्टिस मिल सकेगा। इसके अलावा आप लोग जो है अननेसेसरी जो डिले करता है, कोई भी वकील जो है पेशियों पे पेशियाँ डाली जा रहा है, तो उसको सज़ा दी जाए और जस्टिस को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। फाइनली वो कहता है पैरल्स ऑफ ओवर यूज़, पैरल्स होता है नुकसानात कह सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक मतलब हेल्थ के रिलेटेड ये डाटा है। तो इसमें वो कहता है कि बहुत ज़्यादा जो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन्स खाना है, ये भी अच्छी बात ना है। इसी के लिए आज वो कहता है पाकिस्तान में इसका मिस यूज़ जो है वो किया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये थीम वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना, इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसकी बात बहरहाल वो बात जो मेन करता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा डेथ पाकिस्तान के साथ हर साल पाकिस्तान में होती हैं। ठीक है ना, और वो है ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। ऐसे इन्फेक्शन जिनके साथ अगर हम प्रॉपर मेडिसिन लें तो उनसे हमारी जान छूट सकती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। 50% ऑफ द हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शंस इनअप्रोप्रिएट, वो ध्यान से प्रिस्क्रिप्शन करते ही नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन देते ही नहीं है, बस ऐसे ही लिख देते हैं। और 70% तक भी पहुंच सकती है, यानी कि बगैर देखे समझे जाने गैर ज़रूरी अद्वियात लिख देते हैं। ठीक है ना, फार्मेसीज़ वाले क्या करते हैं, वो बगैर डॉक्टर की पर्ची के, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अभी आपको दवाई दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन एक बड़ी बीमारी है पाकिस्तान में, खुद से ही हम डॉक्टर बने हुए हैं। हम जाते हैं, जाकर कहते हैं कि जनाब यारी मुझे बुखार है, मुझे ये वाली गोली दे दो, ये पैनाडोल दे दो, डिस्प्रोल दे दो, इस तरह से हम खा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं लोगों की सेहत का, और उसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन भी हमारे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है ना, और ज़ाहिर दवाइयों का जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल भी बर्डन बनेगा। अंडर 7% ऑफ पेशेंट विद सीवियर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन रिसीव्स नीडेड ड्रग्स, सिर्फ इतने ही जो अंडर 7 है वो रिसीव करते हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल एक प्लान तो बनाया है इसको देख कर, लेकिन जो है वो अंडर फंडिंग है, वीक सर्विलेंस है, हमारी कैपेसिटी जो लैब्स की है इतनी ज़्यादा नहीं है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है, हमारी पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। देखें दोबारा आ गया ना पब्लिक अवेयरनेस, और अब ये चीज़ें होने की वजह से ये प्लान जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे। तो करना क्या है, एक्शंस कौन कौन से लेने हैं, इन्फोर्स करना है कि सिर्फ एंटीबायोटिक जो है उसी बंदे को दी जाए जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर की पर्ची है। ठीक है, स्टॉप नॉन प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस, यानी कि वो जिनके पास जो है प्रिस्क्रिप्शन नहीं है उसको दवाई ना दी जाए। टीम्स होनी चाहिए आपकी हॉस्पिटल के अंदर, और डायग्नोज करें वो चीज़ों को, और उसके बाद जो है एंटीबायोटिक्स दी जाएँ। पब्लिक मैसेज जो है वो देना चाहिए कि गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें, आपकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड था बेसिकली। ठीक है, फाइनली आपका होलो विक्ट्री, इसके अंदर मैंने अब क्या बोलना है, इसके अंदर वही बात है, बाई पोल्स होते हैं तो शेर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीत गई है, तो उसके साथ ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि रिगिंग हुई है और इन्होंने करवाई है। तो यही चीज़ें पुरानी जो हैं वो इसके अंदर वो डिस्कस करता है कि दोबारा से यही चीज़ हुई है।
ये था बेटा एडिटोरियल्स के अंदर। बाकी ओपिनियंस के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।